देश में तो कंपैरेटिवली व्हाट डू यू से ट्रीज होते हैं। जैसे सवाना की अगर हम बात करेंगे तो स्कैटर्ड ट्रीज मिलते हैं, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जबकि अगर हम प्रेरीज की बात करेंगे तो प्रेरीज में यू डोंट फाइंड ट्रीज, राइट। बिल्कुल ओपन और रोलिंग ग्रासेस, रोलिंग या ओपन लैंडस्केप ऑफ ग्रासेस हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप दूर दूर तक देखते हैं कि घास ही घास आपको दिखाई देती है। इट्स अ कवर ऑफ ग्रासेस, राइट। पूरा का पूरा लैंड एरिया ग्रासेस से कवर्ड है विद नो ट्रीज एट ऑल और वेरी लेस ट्रीज इन इट, ओके। वो भी कोई रिवर्स के एजेस पे या कहीं प्रेजेंट होंगे। सवाना की हम बात करें तो फिर भी उसमें सवाना इज अ टाइप ऑफ ग्रासलैंड, ठीक है। अब इसमें तो फिर भी हमें स्कैटर्ड ट्रीज दिखते हैं, अदरवाइज यू डोंट फाइंड। सो एन ओपन कवर ऑफ ओपन एंड रोलिंग कवर ऑफ ग्रासेस, यानी बिल्कुल फैला हुआ दूर दूर तक और विद almost no trees or very less number of trees scattered here and there, right? This is what you mean by a grassland. अब grassland की अगर हम characteristic features की बात करें कि क्या क्या इसके characteristic features होते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना ecosystem ecology जो ये आपका पेपर है, इसके लिए आप लोग एक एटलस ले लेंगे। ये चीज आपको प्रिया मैम भी बता देंगी जब वो बताएंगे, क्योंकि ना आप जो भी आपको बताया जाए, आपसे चाहे ग्रासलैंड्स में बता रही हूँ या मैम आपको डेजर्ट इकोसिस्टम जब बताएंगी या आपकी जब स्पॉटिंग होती है, अब तो भगवान जाने आपके प्रैक्टिकल हो पाएंगे, आई होप दिसंबर तक हो भी जाए। सो आपके एग्जाम में भी आपको हम मार्क करने दे सकते हैं या फिर एक मैप पे आपके ग्रासलैंड्स जो मार्क कर रखे हैं वो आपको मेंशन करने होंगे। सो प्लीज इफ यू हैव एन एटलस इट इज वेल एंड गुड। आई एम श्योर आपके स्कूल टाइम की कोई एटलस होगी, नहीं है तो अब तो खैर कोरोना काल में आपको खरीदने के लिए भी कैसे बोले, बट आई एम श्योर आप मैनेज कर सकते हैं, आपके पास होगी। इट्स ऑलवेज बेटर इफ यू हैव एन एटलस विद यू, ठीक है, आपके इस इकोलॉजी वाले पेपर के लिए। नाउ अलग अलग तरह के ग्रासलैंड्स होते हैं आपके ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ग्रासलैंड्स आपको ऑलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में भी डिस्केम्सिया अंटार्कटिका नाम की एक घास देखी गई थी या पाई गई थी बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर, ओके। अदरवाइज यू डोंट फाइंड ग्रास इन अंटार्कटिका। उसके अलावा एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर आइलैंड आपको सभी आइलैंड्स पे ग्रासेस या ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, राइट। और खास बात कि ये ग्रासलैंड्स ऑलमोस्ट 40% ऑफ अर्थ सरफेस जो लैंड एरिया है उसको कवर करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर बायोम्स जितने भी आप पढ़ेंगे उसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और द मेजर वन इज दिस ग्रासलैंड बायोम, ठीक है, क्योंकि आपके अर्थ के लैंड एरिया का या टेरेस्ट्रियल एरिया का ऑलमोस्ट 40% कवर करता है। देन एज आई सेड दे आर ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका। वहां भी मैंने आपको बताया है कि देखी गई है ग्रास एंड दैट्स बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर, ओके। देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्योंकि हम अभी ग्रासलैंड्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे इस वाली स्लाइड पे हम बाद में दोबारा आएंगे क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह के ग्रासलैंड्स आपको शो किए हुए हैं। नाम सुना है आपने प्रेरीज, स्टेपीज, सवाना? स्कूल में जब आप जियोग्राफी पढ़ते थे उस टाइम में आई एम श्योर आपने ये नाम जरूर पढ़े होंगे, सुने हैं। आई होप जल्दी से जल्दी ये कोरोना का ये सारा खत्म होकर के आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो, बिकॉज वन में इसमें बहुत आई ऑलवेज इंसिस्ट से दिस अगेन एंड अगेन जब भी क्लास होती है कि समहाउ दिस इज नॉट व्हाट वी वांट, राइट। ओके, यस, एज आई सेड हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात कर रहे हैं। ये जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि क्या मतलब है ग्रासलैंड का, an open and rolling cover of grasses which is constituted by grasses and graminoid vegetation। यानी ये जो आपको स्लाइड दिख रही है इसमें ये ग्रासेस हम यहाँ पे कह रहे हैं पोएसी के मेंबर्स को, ग्रामिनी जिसे आप कहते हैं, सेडजस साइप्रसी के मेंबर्स, इनमें कुछ वेरिएशंस आपको मिलेंगे, यानी इन तीनों में ऑब्वियसली डिफरेंसेस हैं, दे आर बिलोंगिंग टू 3 डिफरेंट फैमिलीज, और रशस जो कि जंकेसी के मेंबर है, ठीक है। सो बेसिकली ये ग्रासेस एंड ग्रामिनॉइड या ग्रास लाइक वेजिटेशन जो हम कह रहे हैं हम वो सेडजस और रशस के लिए कह रहे हैं। तो ग्रासलैंड इस तरह की वेजिटेशन से it is comprised of or it is constituted by vegetation of this type belonging to poaceae or you say grasses, sedges and rushes, okay। families भी आपको पता होनी चाहिए, poaceae, cypressy and juncaceae, इनके members से मिलकर के आपका बना है grassland, right। and do I have to tell you anything else in the introduction? ठीक है,
बिग ओपन स्पेसेस, देयर आर नॉट मेनी बुशेस इन द ग्रासलैंड, ये मैंने आपको बता दिया. ट्रीज आर फाउंड ओनली बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. एंड इसके बाकी पॉइंट्स पे मैं बाद में आऊंगी. दो तरह के यहाँ पे हम बेसिकली ग्रोथ फॉर्म्स की बात करते हैं. सोड फॉर्मिंग, या जिसे आप कहते हैं राइजोमैटस, एंड सिस्पिटोस और बंच फॉर्मिंग. यानी कि आप अगर ये वाला ग्रास फॉर्म देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बंचेस दिख रहे हैं आपको ना, झुंड में दिखाई दे रही है एक ही जगह घास, जैसे कि ये वाली और ये वाली ग्रासेस. एंड आई हैव वन मोर पिक लाइक दिस, सोड ग्रास एंड बंच ग्रास. सोड ग्रास को आप कहते हैं राइजोमैटस और बंच ग्रास को आप कहते हैं सिस्पिटोस. सोड ग्रास में आप देखेंगे कि ये जो ग्रास है ये अंडरग्राउंड एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ राइजोम्स. कैन यू सी दैट? ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट. एंड सिस्पिटोस या बंच ग्रासेस का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, बंच है, एक एक बंच है, राइट. इसको आप ये जैसे आपको दिखा रखा है, अगर आप राइजोमैटस हटाएंगे तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये एक दूसरे से राइजोम के थ्रू कनेक्टेड है अगर आपने इन्हें निकाला है तो. ये आपको राइजोमैटस शो कर रखा है, दिस इज सिस्पिटोस. क्लियर? ये सिस्पिटोस और यू आल्सो कॉल इट बंच ग्रास. राइजोमैटस जो कि अंडरग्राउंड कनेक्टेड है एक दूसरे से थ्रू राइजोम्स, इसको आप सोड फॉर्मिंग कहते हैं या फिर आप इसे कहते हैं राइजोमैटस. ये दो तरह के ग्रोथ फॉर्म्स हैं ग्रासेस के. यहाँ पे जो ग्रास शो कर रखी है ये है इम्परेटा सिलेंड्रिका, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. ठीक है, ओके. और देन ग्रासलैंड्स में एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि दे एलोकेट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ देयर बायोमास बिलो ग्राउंड. इसका मतलब इनकी रूट कंपैरेटिवली इनके शूट से काफी बड़ी होती है, नहीं दिख रहा है जितना कि नीचे. सो इनकी रूट्स दे आर कंपैरेटिवली वेरी लॉन्ग देन द शूट्स, सो दे हैव लार्ज रूट टू शूट रेशियोज. यस, इनकी रूट यहाँ पे लंबी है, ऊपर ग्राउंड के जो आपको दिखता है वो कम दिखता है, यानी बहुत सारा बायोमास इनकी रूट्स में होता है. ठीक है. अब लार्ज रूट टू शूट रेशियो along with slow decomposition and slow weathering rate. Decomposition जो होता है इनका slow होता है, weathering rate again वो भी slow है, और इसीलिए accumulation of soil organic matter is more, right? क्योंकि slow है decomposition. और ये soil कैसे होते हैं grasslands के? बहुत ही ज्यादा fertile, right? क्योंकि soil के नीचे ही maximum biomass है, decomposition slow है. यहाँ पे जितना भी सॉइल ऑर्गेनिक मैटर होगा वो कैसा होगा? हाईली फर्टाइल, फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है, और इसीलिए इनका एक्सप्लॉयटेशन भी ज्यादा है एग्रीकल्चर वगैरह के लिए. जब हम प्रेरीज वगैरह भी, बाद में ये भी बताऊंगी मैं आपको. अगर आप अपने ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यस आई फॉरगॉट टू टेल यू ऑल कि अगर आप अपने ग्रासलैंड इकोसिस्टम का सिलेबस देखेंगे तो आपका सिलेबस मैं एक बार आपको बता दूं प्लीज. आई एम सॉरी, मैं लेके बैठी थी बट देन मेरे दिमाग से स्किप हो गया. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रासलैंड, stratification, then grasslands and grazing, grasslands and drought, grassland and animal life. ये हम अलग से क्योंकि करेंगे. ग्रासलैंड टाइप्स विद स्पेशल रेफरेंस टू प्रेरीज एंड सवाना. ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आपके दोनों का एग्जांपल आ गया. प्रेरी टेम्परेट ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल आपका सवाना. ठीक है. और ICAR क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन ग्रासलैंड्स, ये जो मैंने आपसे कहा एक टॉपिक आपका पूरा आएगा. एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रासलैंड्स, ये क्या इंपॉर्टेंट है. तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रासलैंड. स्ट्रैटिफिकेशन हम उतना नहीं लेते हैं, नेक्स्ट हम जब लेंगे वो लेंगे ग्रासलैंड्स एंड ग्रेजिंग. एनीवेज, सो यस आई वाज टेलिंग यू ऑल कि 3 मेजर फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट, फायर एंड ग्रेजिंग, जो कि किसी भी ग्रासलैंड के फंक्शंस को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, कैसे है ये भी मैं आगे बताऊंगी. देन वाटर जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर होता है ग्रासलैंड्स में, क्योंकि ग्रासलैंड्स में पीरियोडिक ड्रॉट्स होते रहते हैं, यानी ड्रॉट्स आर वेरी कॉमन. जो हम, क्योंकि हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, तो ड्रॉट्स या सूखा पड़ना, अकाल पड़ना इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासलैंड्स. ठीक है. और जब सूखा पड़ेगा या और अदर देन ड्रॉट, कि वहां पे डॉर्मेंट सीजन भी होगा ग्रासेस का, या तो वो ड्राई सीजन हो सकता है या फिर कोल्ड सीजन हो सकता है. नाउ जो हम कह रहे हैं कि क्लाइमेट, फायर और ग्रेजिंग, ये तीनों मिलके ग्रासलैंड के
स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और फंक्शन को मेंटेन करते हैं। कैसे करते हैं? क्लाइमेट की हम बात कर रहे हैं, वहां का मौसम या वहां का जो वेदर होगा। अगर रेनफॉल अप्रोप्रिएट नहीं है, कुछ टाइम के लिए अगर वहां पे ड्रॉट है, तो क्या होगा? सूख जाएगी पूरी घास। फाइन। तो बहुत सारा ड्राई कंबस्टिबल फ्यूल इकट्ठा हो जाएगा। किसके लिए? नेक्स्ट ड्राइवर, यानी कि फायर के लिए। ये तीनों फंक्शंस हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो इसीलिए अभी आप उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन सुन लीजिए बस, ठीक है? तो यस, अगर सूखा पड़ेगा तो बहुत इतनी दूर दूर में जो फैली हुई घास है वो ड्राई कंबस्टिबल मैटर इकट्ठा हो जाएगा, फ्यूल की तरह एक्ट करेगा, और फिर वहां पे होती है फायर्स। नाउ जब हम फायर पढ़ेंगे कि फायर आपके एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से हो सकती है। एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन इंटरफेरेंस, या तो किसी ह्यूमन केयरलेसनेस की वजह से, या फिर घास आपस में फ्रिक्शन उनका होता है उसकी वजह से। नेचुरल, अगर हम नेचुरल रीजन की बात करें तो ग्रासेस आपस में फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग सकती है जब बहुत ज्यादा वो ड्राई हो जाती है, या फिर वो तेज हवाओं की वजह से। ठीक है, फ्रिक्शन क्योंकि तभी होगा, रखी हुई है घास ऐसे तो आपस में उठ के टकराने से रही। ओके, और उसके अलावा आपके लाइटनिंग की वजह से भी, जो आपके बिजली चमकती है आप कहते हैं, लाइटनिंग की वजह से भी उसमें स्पार्क जनरेट होकर के फायर्स ये कॉज हो सकती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि पूरा का पूरा वो उस पर्टिकुलर जहां पे भी ड्राई कंबस्टिबल मैटर घास इकट्ठी है वो पूरा जल जाता है। इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये हम बार बार कह रहे हैं कि ये 3 इंपॉर्टेंट ड्राइवर हैं जो कि कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ग्रासलैंड्स को कंट्रोल कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो यस, फायर के बाद क्या होता है एक्चुअली कि वहां पे नई जो ग्रासेस होती हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प मिलती है। ठीक है, उनको ज्यादा सनलाइट रिसीव कर पाते हैं, वो कंपटीशन खत्म हो जाता है उनका न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो जो नई घास उगने वाली है उसको फटाफट से ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, सनलाइट भी प्रॉपर मिलती है, कंपटीशन जो उनका साथ वाली बड़ी बड़ी घास से होता है वो खत्म हो जाता है। ओके, तो ये हेल्पफुल है, ऐसा नहीं है कि आग लग के कैसे ठीक हो सकता है। देन थर्ड इज ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब जो भी हर्बीवोर्स हैं वो घास खाते हैं, तो ग्रेजिंग की अपनी एक इम्पोर्टेंस है ग्रासलैंड्स को मेंटेन करने में, क्योंकि ग्रेजर्स का एवोल्यूशन ग्रासलैंड्स के साथ में हुआ है। ठीक है, जो भी वहां पे हर्बीवोर्स हैं जो कि ग्रेज करते हैं उन पे या फीड करते हैं, इसीलिए आप अगर पढ़ेंगे तो ग्रासेस की अपनी क्वालिटीज हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में कि क्या ग्रासेस के स्पेशलिटीज हैं, कि उनमें ऐसी कौन से फीचर्स है जिसकी वजह से हर्बीवोर्स के भी टीथ जो हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं या अब्रेसिव एक्शन से बचाते हैं ग्रासेस के। एनीवेज, तो ग्रेजिंग में भी आप पढ़ेंगे कि वो जो ग्रेजर्स होते हैं वो सेलेक्टिवली फीड करते हैं, कुछ ग्रासेस पे ज्यादा फीड करते हैं, कुछ पे कम करते हैं, और इस तरह से वो भी एक तरह से ग्रोथ में हेल्प करते हैं ग्रासेस। देन वन मोर पॉइंट, हाँ यस, जो ग्रेजर्स का फीकल मैटर होता है, क्या होता है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स को रेडिली अवेलेबल नहीं होते हैं। ओके, एटमॉस्फेयर में चाहे प्रेजेंट है या सॉइल में। तो जब ग्रेजर्स फीड करते हैं ग्रासेस पे, उनकी बॉडी में प्रोसेस होता है वो पूरा फूड जो होता है, और उनके फीकल मैटर से वो जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को रेडिली अवेलेबल नहीं थे वो ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्रेजर्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। सो क्लाइमेट इज प्लेइंग अ मेजर रोल, क्योंकि वो फायर के लिए कंबस्टिबल मैटर यानी सूखा पड़ भी रहा है, जिससे कि एक्चुअली ग्रासलैंड्स की कंपोजिशन भी चेंज होती है। ये जब मैं आपको प्रेरीज का एग्जांपल पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि कैसे वहां पे डस्ट बोल में कन्वर्ट हो गया था। दिस इज अभी मैं बताऊंगी तो भी फायदा नहीं है। सो ड्रॉट की वजह से कैसे फायर्स लीड हो रही है, और फायर्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, ग्रेजर्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। नाउ इन सब के बावजूद ग्रासलैंड्स ग्रो कैसे करते हैं, तो आप देखेंगे कि ग्रासेस के जो ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन, वो अंडरग्राउंड है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये घास जो दिखा रखी है इसमें ग्रासेस, ये इसकी रूट्स, और रूट्स के जस्ट ऊपर ये जो पोर्शन है यहाँ पे स्पाइकी सा दिखा रखा है, राइट, ये उसका मेरिस्टेमेटिक रीजन है। तो यू हैव टू रिमेम्बर कि प्लांट्स या सॉरी ग्रासेस का मेरिस्टेमेटिक रीजन, ग्रोइंग रीजन इज प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड। इसीलिए अगर ड्रॉट पड़ेगा ऊपर का सूख जाएगा, ठीक है, लेकिन नीचे उसका जो ग्रोथ पॉइंट है वो इट्स स्टिल सेफ, इसीलिए तुरंत ग्रो कर जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो पूरी खत्म। फायर भी अगर है, आग लग गई, अगेन ऊपर का डैमेज हो जाएगा, लेकिन नीचे का ग्रोइंग पॉइंट इज स्टिल सेफ। ग्रेजर्स की हम बात करें, वो ग्रेजिंग करेंगे भी तो क्या होगा,
ये यहाँ पे घास खा के चले भी जाएंगे तो ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है एंड इट इज स्टिल सेफ। ओके, तो इसीलिए यू हैव टू रिमेम्बर ये एक अडेप्टेशन है, ग्रास ग्रोथ फॉर्म अडेप्टेशन, protection of perinating organs beneath the soil surface. So this has meristematic region or growing region underground which keeps growing even after a drought, सूखा, fire and grazing, right? और ये तीनों मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं, which is again हम बाद में पढ़ेंगे। Then as I said before, grasslands are sensitive to climate variability and climate changes. क्योंकि ड्रॉट में जब चेंज आएगा, जो मैं आपसे कह रही थी प्रेरीज का आपको एग्जांपल बताएंगे कि वहां पे 10 साल तक लगातार सूखा पड़ा जिससे कि वो डस्ट बोल में कन्वर्ट हो गया, और एक साइंटिस्ट ने बाय चांस ड्रॉट से पहले भी उस प्लांट्स की कॉम्पोजिशन स्टडी की थी, और उन्होंने फिर जब देखा इतना लंबा अकाल पड़ने के बाद, ड्रॉट पड़ने के बाद, उन्होंने ये देखा था कि प्रेरीज की ग्रास कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हो गई थी। जब मैं आपको प्रेरीज बताऊंगी, आज तो मैंने वो इमेज सेव नहीं करी, कि उसमें 3 तरह के ग्रासेस मिलती हैं, टॉल ग्रासेस, मिक्स ग्रासेस एंड शॉर्ट ग्रासेस। तो उन्होंने ये देखा था कि जो टॉल ग्रासेस है दे वर रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट ग्रासेस, लेकिन जब नॉर्मल रेनफॉल आने लग गया तो वो दोबारा अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ गए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ग्रासलैंड्स आर सेंसिटिव टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, कि जब क्लाइमेट में वेरिएशंस आते हैं तो ग्रासलैंड्स के स्पीशीज कॉम्पोजिशन में भी डिफरेंसेस आते हैं, राइट। सो फायर ड्राई कंबस्टिबल फ्यूल इकट्ठा करता है, ग्रेजिंग सेलेक्टिव फोर्स की तरह काम करता है, क्योंकि ग्रेजर्स की मैंने जैसे बताया अपनी इम्पोर्टेंस है। ओके, इनफैक्ट जब फायर होती है उसके बाद जो नई ग्रोथ होती है, बहुत सारे ग्रेजर्स ऐसे होते हैं जिनको अपने यंग वंस को जब वो फीड कर रहे होते हैं उनकी मिल्किंग के लिए, वो नए न्यू ग्रास जो ग्रो कर रही है वो बहुत न्यूट्रिशियस होती है। तो ये तीनों आपस में लिंक्ड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं सब, राइट, इसीलिए हम इकोसिस्टम में पढ़ रहे हैं। देन ग्रासलैंड्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय ह्यूमंस, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं अपने फायदे के लिए। तो प्रेरीज वगैरह, क्योंकि ये हम मैंने पहले ही बताया कि बहुत फर्टाइल होता है इनका सॉइल, और उस वजह से इनको एग्रीकल्चर के लिए बहुत एक्सप्लॉइट किया गया है। अब तो मतलब एज द ग्रीड ऑफ ह्यूमंस इंक्रीजेस, पूरे के पूरे ग्रासलैंड को अलग वहां बिल्कुल सेटअप्स हो गए, इंडस्ट्रियल सेटअप टाइप, और एग्रीकल्चर के लिए उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सो कल्टीवेशन के लिए, राइट। और उसके अलावा अब हमारी जो लास्ट में हम बात करते हैं जस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं, हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, कि यस वी मस्ट कंजर्व देम, वी मस्ट यूज देम इन अ सस्टेनेबल मैनर, कि हमारी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो जाएं, बट एट द सेम टाइम फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी हम कुछ बचा के रखें। अच्छा, मैं एक चीज और देख लूं, इसमें कुछ ऐसा है क्या जो मैंने नहीं दिखाया। ये सो आई शोड यू ऑल बंच ग्रास दिस, ये ठीक है, ये आपको देखना होगा एक बार। 2 तरह के ग्रासलैंड्स हम पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट।